दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो अपना विवाह या अपने किसी लव्ड वंस की शादी की डेट और उसका समय जानना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो किसी भी इवेंट का टाइमिंग निकालने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में ज्योतिष का ढेर सारा ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे आपको ज्योतिष के बारे में कुछ पता हो ना हो, फिर भी आज आप मेरे बताए गए तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी विवाह का समय देख सकते हैं। लेकिन एक बात आपके मन में ये भी आ सकती है कि क्या यह तरीका बाकी जैसे तरीकों के जैसा ही एक्यूरेट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह तरीका काफ़ी सरल ज़रूर है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी के बारे में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तरीका है केपी ज्योतिष का। और केपी ज्योतिष से किसी भी घटना के समय की बड़ी ही सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है। बस इसकी एक कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि जिसके शादी का समय की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी शादी करने की उम्र होनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलूँगा अपने टैबलेट की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको अपने डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में या टैबलेट डिवाइस में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप। अगर ये ऐप आप में इंस्टॉल्ड है तो आपको इसको ओपन करना है, और अगर नहीं है तो इसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से। उसके बाद इसको ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे कुंडली मिलान, राशिफल वगैरह की। तो आपको कुंडली वाले ऑप्शन पे जाना है और अपन जिसके भी शादी का समय आप देखना चाहते हैं कि किस टाइम पे उसकी शादी होगी, तो आपको यहाँ उनका नाम डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना है पुरुष या स्त्री, और कुंडली दिखाएं के ऑप्शन पे जाना है। मेरे पास यहाँ पे कुछ कुंडलियाँ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये कुंडली बन के आ गई है मेरे सामने दोस्तों। और यहाँ पे जो बीच में जो स्क्वायर हाउस एक दिख रहा है आपको ऊपर और बीच में, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 1009 लिखा हुआ है, ये पहला घर होता है। ये किसी की भी कुंडली हो, पहला घर यही होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही प्लैनेट लिखे हों या वही नंबर लिखा हो, वहाँ पे सबकी कुंडली में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव पहला यही होता है। अब उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं शुक्र लिखा है, 6 लिखा है, 11 लिखा है। तो शुक्र मतलब ये शुक्र प्लैनेट जो वीनस प्लैनेट है वो 7th हाउस, इसको 7th हाउस बोलते हैं, जिसमें शुक्र 6 11 लिखा हुआ है। ये 7th हाउस सबकी कुंडली में सेम होता है। मतलब किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, मेरी हो, या आपके किसी जानने वाले की हो, सबकी कुंडली में 7वां भाव यही होता है। और यही भाव जहाँ पे शुक्र 6 और 11 लिखा हुआ है, यही घर जो है विवाह के लिए या विवाह से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए यही भाव जो है हमको देखना होता है, जिसको हम 7वां भाव बोलते हैं। क्योंकि जहाँ पे इसके ठीक ऊपर वाला जो भाव है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है, ये पहला भाव है, लग्न लिखा है, इसमें पहला भाव होता है। तो यहाँ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक घर को गिनेंगे तो ये 7वां भाव आता है। तो आपको यहाँ से अब आगे चलना है। तो यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे केपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तब भी आपको केपी का ऑप्शन दिखेगा। तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको केपी कुंडली आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में स्क्रॉल करते जाना है और आपको देखना है कि भाव निर्देशन पे जब आप आएंगे तो भाव देखिए 1 से लेकर 12 भाव तक नंबर लिखे हुए हैं। आपको किसी भी नंबर पे ध्यान नहीं देना है। आपको किसी की भी कुंडली हो, आपको सबको 7 नंबर पे ही ध्यान देना है। 7 नंबर के सामने कौन सा प्लैनेट लिखा हुआ है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। यही प्लैनेट जो है इस कुंडली में रिस्पॉन्सिबल है विवाह कराने के लिए। मतलब ये प्लैनेट जब भी इस कुंडली में एक्टिवेट होंगे तभी जो है विवाह के योग बनेंगे। शुक्र और शनि, इसमें 2 प्लैनेट हैं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी की कुंडली में एक प्लैनेट भी हो सकता है 7 के सामने, किसी की कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्लैनेट लिखे हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप उस सबको नोट कर लीजिए और फिर चले आइए वापस आप केपी वाले ऑप्शन पे। इसमें आपको दशा का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और आप जो प्लैनेट आपने 7 नंबर के सामने देखे थे, आप उन प्लैनेट को
देखना स्टार्ट करिए कि वो प्लैनेट दिख कहाँ रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं केतु हैं, उसके बाद शुक्र हैं। तो देखिए शुक्र और शनि 7 नंबर के सामने लिखा हुआ था, तो 2 प्लैनेट में से एक प्लैनेट हमको मिल गया है। तो जो उसके सामने की जो डेट लिखी हुई है वो इसकी समाप्ति की डेट, मतलब दशा की समाप्ति की डेट लिखी हुई है। मतलब इनकी दशा, शुक्र की दशा 7/12/2011 को आके निकल चुकी है और उस टाइम पे जातक का विवाह करने का मन नहीं था या विवाह के लायक उम्र नहीं थी। तो अब शुक्र की दशा तो जाके निकल चुकी। अब हमको क्या देखना है, शनि की दशा। तो शनि की दशा जब हम देख रहे हैं तो 2068 से लेकर 2087 में आ रहा है। मतलब जातक तो उस समय 60-70 वर्ष का हो जाएगा, तो वो विवाह की उम्र तो होती नहीं है। तो हम प्रेजेंट डेट में आ जाएंगे कि प्रेजेंट डेट इस समय क्या चल रही है। तो इस समय ईयर चल रहा है 2024 और 2024 में चल रहा है चंद्रमा की दशा। तो दशा में तो वो दोनों प्लैनेट हमको मिल नहीं रहे हैं। एक की दशा, शुक्र की दशा आके निकल चुकी है और एक शनि की दशा बहुत बाद में आ रही है, जब जातक 60-70 की उम्र को पार कर जाएगा। तो तब तक तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट डेट में आना है। चंद्रमा की दशा चल रही है 7/12/2027 तक चलेगी। चौथे रो में आपको देखना है। तो चौथे रो में आप देखिए कि 2027 तक चंद्रमा की दशा चल रही है। तो हमको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें अब जो ऑब्लिक करके जो प्लैनेट आ गए हैं, इसमें हमको शुक्र और शनि देखने हैं। तो ऊपर से 5वें नंबर पे जब आप देखेंगे तो चंद्रमा ऑब्लिक शनि लिखा हुआ है। मतलब चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, लेकिन ये भी आके निकल चुकी है 7 अक्टूबर 2023 को। अब चंद्रमा में शुक्र की दशा कब आएगी, क्योंकि शुक्र और शनि ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस जातक की कुंडली में विवाह कराने के लिए। तो शुक्र की दशा स्टार्ट हो रही है चंद्रमा में। केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा स्टार्ट हो रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है 8 अक्टूबर 2025 से लेके चंद्रमा में शुक्र की दशा चलेगी 7 जून 2027 तक। मतलब इस जातक की कुंडली में जो विवाह के योग बन रहे हैं वो अक्टूबर 25 से लेके जून 27 तक बनेंगे। अभी विवाह के योग नहीं बनेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको फिर से बताता हूँ। देखिए मैं अपनी कुंडली यहाँ पे खोलने जा रहा हूँ और ये मेरी कुंडली खुल के आ रही है सामने। और मेरी जो शादी की डेट है वो आप अभी से नोट कर लीजिए, 11 मार्च 2011 है। तो 11 मार्च 2011 है और मैं देखूँगा कि मेरा विवाह कैसे हुआ, किस प्लैनेट ने कराया और किसकी दशा में हुआ, किसकी अंतर्दशा में हुआ। तो देखिए मेरी कुंडली खुल के आ गई है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे केपी वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, उसके बाद राइट स्क्रॉल करना है, आपको जाना है भाव निर्देशन पे और 7 नंबर के सामने आपको देखना है कितने प्लैनेट दिख रहे हैं, सबको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे 7 नंबर के सामने मंगल, शुक्र और शनि दिख रहे हैं। तीनों प्लैनेट को हमको नोट करना है। इन्हीं तीनों की दशा में या अंतर्दशा में मेरा विवाह संभव हो सकेगा। तो मेरा विवाह 11 मार्च 2011 को हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं दशा वाले ऑप्शन पे आऊँगा और मैं देखूँगा कि मंगल, शुक्र या शनि में किसी की दशा चल रही थी उस समय की नहीं जब मेरा विवाह हुआ। तो देखिए 30 दूसरे नंबर पे आप आ जाइए तो केतु लिखा है, उसके सामने 30 मई 2010 लिखा है। मतलब केतु की दशा 30 मई 2010 को ख़त्म हुई। 31 मई 2010 से शुक्र की दशा स्टार्ट हो गई 20 वर्षों के लिए, जो कि चलेगी 30 मई। तीसरे लाइन में आप देखेंगे 30 मई 2030 तक शुक्र की दशा चलेगी। मतलब जैसे ही शुक्र की दशा एक्टिवेट हुई 31 मई 2010 को, वैसे ही मेरे विवाह का योग बन गया। क्योंकि 7 नंबर के सामने ये शुक्र, शनि और मंगल मिले थे, तो हमको पहला प्लैनेट और मेरा विवाह का समय भी हो चुका था और वो प्लैनेट भी हमको मिल गया जो विवाह के लिए यहाँ इस कुंडली में रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे विवाह के योग बन गए। अब मैं शुक्र के सामने जो 30 मई 2030 शुक्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अंतर्दशा उस समय किसकी थी। तो आप देखिए अंतर्दशा भी 30/9/2013, पहली लाइन में आप देखेंगे 30/9/2013 तक शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही थी। मतलब क्या हुआ कि योग तो शुक्र बना ही रहे थे, प्लस अंतर्दशा में और एक दूसरा योग भी बनाए, तो ये दोनों योग मिलके प्रबल योग बन गए। तो मेरी विवाह इसी समय, इसी दौरान 2013 के अंदर 11 मार्च 2011 में ही हो गया। मतलब उस समय शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी।
तो आपने देखा कि मंगल, शुक्र और शनि, इन तीनों प्लैनेट ने जिम्मेदारी ली थी मेरी कुंडली में विवाह की। तो जैसे ही शुक्र आए वैसे ही उन्होंने मेरा विवाह करा दिया। तो इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करके आप देख सकते हैं। जिसका भी आप देखना चाहते हैं उसका आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए, शुक्र में शुक्र की दशा आई और वो मेरा विवाह हो गया। अब मेरा दूसरा प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल था वो शुक्र में ये मंगल देव थे। तो शुक्र तो योग बना ही रहे हैं पूरे 20 वर्षों के लिए विवाह का योग, क्योंकि शुक्र की दशा 20 वर्षों के लिए आती है। उसके बाद मंगल भी आ गए। चौथे लाइन में आप देखेंगे शुक्र में मंगल की दशा, मतलब शुक्र और मंगल दोनों योग बना रहे हैं। तो ये भी प्रबल योग बन रहा है 2016 से लेकर 2017 के बीच में। फिर एक शुक्र में शनि, नीचे से तीसरा आप देखेंगे तो शुक्र में शनि आ गए। ये दोनों प्लैनेट भी 7 नंबर के सामने मेरी कुंडली में लिखे थे। तो शुक्र में शनि ये भी प्रबल योग बना रहे हैं। बाकी शुक्र तो पूरे 20 वर्षों के लिए योग बना रहे हैं। तो आप इन बताए गए तरीक़ों से आप किसी की भी कुंडली में उसके शादी का समय का सटीक अनुमान लगा सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।